चलिए देखिए दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ये चैनल जो है बनाया गया है और मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों 1995 से लेकर 2023 तक। बाकी क्वेश्चन दोस्तों करा दिया गया 1 से लेकर 162 प्रश्न जो है पिछली वीडियोज में, जो आप वीडियोज में जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए, और आपका एक भी सेकंड नुकसान नहीं किया जाएगा। अगला आ जाइए दोस्तों प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है दोस्तों? कौन सही क्रम है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कौन पहले आए फिर बाद में? 2004 में पूछा गया है दोस्तों, आईएएस का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में आए, उसके बाद रामानुज आए थे 1017 से 1137, इसके बाद चैतन्य आए थे 1486 से 1533 ईस्वी तक। तो शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, इसके बाद चैतन्य। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसके राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। अभी हम दोस्तों पिछले ही पढ़े थे, पिछला बार वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू शासन को गति से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उसके अर्जुन कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत्य थे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? 64 का दोस्तों, 64 का बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन सही है। नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश को समाप्त कर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और सुलू वंश की नींव डाली। वीर नरसिम्हा के अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती कृष्णदेव राय तथा कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती शासक अच्युत्य राय थे। तो तीनों के तीनों ऑप्शन, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलु शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना और तुलु वंश का स्थापना की। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध आयु अच्युत राय थे। तो 1, 2, 3 सभी सही है। 4, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी दोस्तों। नासिरुद्दीन महमूद 1395 से 1412 तक रहा। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिर उद दीन महमूद। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। बताइए दोस्तों 66 का कौन सा होगा? निजाम शाह वंश के मलिक अहमद ने 1498 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ठीक है, तो निजाम शाह वंश के मलिक अहमद ने 1498 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की और शाहजहां ने 1633 ईस्वी में इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेज बहादुर ने सिख का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ये दोस्तों कितने सही है? 67 का। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना का प्रमुख नियुक्त किया था दोस्तों। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसलिए बंदा बहादुर को गुरु तेज बहादुर ने नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना का प्रमुख नियुक्त किया था।
दूसरा ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। रामदास के पश्चात गुरु अर्जुन देव जिन्होंने सिखों की गुरुमुखी लिपि भी दी। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था दोस्तों, इसलिए पहला ऑप्शन। कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? कौन सा दोस्तों? अंकोरवाट का मंदिर हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है। कौन सा बृहत प्रारंभिक अभिकल्पना निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ था दोस्तों? तो अंकोरवाट का मंदिर हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में प्रारंभ हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक इमारत है दोस्तों। तो कौन सी बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो अंकोरवाट का मंदिर। राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का शासक तब कौन था जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की? सदाशिव मैसूर राज्य का संस्थापक, तिरुमल, रंगादित्य, वेंकट द्वितीय। बताइए, राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? राजा वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। इसके समकालीन विजयनगर का शासक वेंकट द्वितीय था दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा, वेंकट द्वितीय। 70 का देखिए दोस्तों, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? 1613 में कहाँ जो है अपना कारखाना लगाने के लिए अनुमति मिली दोस्तों? बताइए। 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। इस समय मुगल शासक जहांगीर था दोस्तों। कहाँ मिली? सूरत में। डी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया, इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। बताइए दोस्तों, 71 का क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में कई प्रयोग किए। इसी के तहत उसके सांकेतिक मुद्रा जारी करने के लिए कांसे के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। ये इसकी घोर असफल योजनाओं में से एक था दोस्तों। इसके घोर असफलताओं में से एक था दोस्तों। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया, इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला 72 का, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासक अब देखिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सबसे पहले कौन बैठा, उसके बाद बहलोल लोदी खान, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी में तो दोस्तों सबसे पहले तो इब्राहिम लोदी ही आना चाहिए ना। कौन आएगा बाद में? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का बहलोल लोदी था ना दोस्तों। तो बहलोल लोदी तो आएगा सबसे पहले। बहलोल लोदी की समय सीमा जो दोस्तों 1451 से 1489 तक रहे। इसके बाद आया सिकंदर शाह 1489 से लेकर 1517 तक। इसके बाद आएगा इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक।
तो बहलोल लोदी, इसके बाद सिकंदर शाह, इसके बाद इब्राहिम लोदी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम 2006 में पूछा है दोस्तों। भक्त तुकाराम का समय था दोस्तों 1608 से 1650। मराठा भक्त संत तथा कृष्ण के अनुयायी थे ये तुकाराम। ये दो मुगल शासकों के समकालीन थे, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर का समय था 1605 से 1627। इसके बाद 27 जहांगीर के बाद आ गया शासनकाल 1627 से 1657 शाहजहां। तो ये जो है जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी जो है कौन थे? अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे, शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत व विश्वास पात्र, मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिवृत्तकार तथा कवि। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे दोस्तों? 74 का बताइए। अब्दुल हमीद लाहौरी एक यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में आया था दोस्तों, जिसे शाहजहां ने राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया। इसने बादशाह नामा पुस्तक की रचना की, जिसमें शाहजहां के काल का विवरण है। तो बादशाह नामा किसने लिखी दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। और शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था ये। शाहजहां के शासनकाल का एक क्या था? राजकीय इतिहासकार था दोस्तों। दो भी ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? विठल मंदिर बंगलुरु, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। बताइए दोस्तों, विठल मंदिर कहाँ स्थित है? विठल मंदिर दोस्तों हम्पी में अवस्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसका निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा कराया गया। तो विजय विठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा कराया गया। ये जो है हम्पी में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा 75 का। 76 का देखिए दोस्तों, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था दोस्तों? कौन सा मुगल था? जहांगीर। विलियम हॉकिंस दोस्तों आया था, जहांगीर के दरबार में आया। इसने जहांगीर से सूरत 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी दोस्तों। विलियम हॉकिंस था दोस्तों। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। श्रीकालहस्ती, चिदम्बरम, हम्पी, भद्राचलम। बताइए दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है दोस्तों। यह अब विश्व धरोहर है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी में कराया था। कृष्णदेव राय मंदिर बहुत बना रहे। विठल मंदिर भी वही बनाए थे हम्पी में, और अभी हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर और किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। कंदरिया मंदिर दोस्तों, कंदरिया मंदिर उड़ीसा में है शायद 78 का। कंदरिया मंदिर जो है, कंदरिया मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भीमेश्वर मंदिर जो है काकीनाड़ आंध्र प्रदेश में है। समझ रहे हैं? तो भीमेश्वर मंदिर काकीनाड़ आंध्र प्रदेश में है। मिलाते चलिए। चलिए, विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी कर्नाटक में है दोस्तों। विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी कर्नाटक में। राजा रानी मंदिर दोस्तों, राजा रानी मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है दोस्तों। और कंदरिया मंदिर दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर मंदिर जो हो जाएगा दोस्तों काकीनाड़ आंध्र प्रदेश में। समझ रहे हैं? तो विद्याशंकर मंदिर कहाँ है दोस्तों? विद्याशंकर मंदिर जो है श्रृंगेरी कर्नाटका में है। राज रानी मंदिर कहाँ है? राज रानी मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उसके बाद कंदरिया मंदिर मध्य प्रदेश में है दोस्तों, खजुराहो में। भीमेश्वर मंदिर काकीनाड़ आंध्र प्रदेश में है। भीमेश्वर मंदिर
बाकी दोस्तों इसका ऑप्शन मिलान कर लीजिएगा, ए होगा, ए होगा। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? अभी तो पूछा, अभी तो बताएं दोस्तों, नवासी का जहांगीर और विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त हुई थी। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा था, वही प्राप्त किया था दोस्तों, तो जहांगीर के काल में। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था दोस्तों? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था दोस्तों? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था दोस्तों। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक दोस्तों नागार्जुन भक्ति आंदोलन के पहले दार्शनिक थे। ये माध्यमिक दर्शन के प्रणेता थे दोस्तों। तो नागार्जुन को छोड़कर दोस्तों त्यागराज, तुकाराम और वल्लभाचार्य ये भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे, नागार्जुन नहीं थे दोस्तों। पूर्व मध्य काल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई? पूर्व मध्य काल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों चालू हुई? बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतार में से एक माने जाते थे और इसी तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। मध्य एशिया में जनजातीय हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय तक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्ध को सताया। राजा जो है प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद अगला, गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? एक काशी का। बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया था। मध्य एशिया से आने वाली कोई भी जनजाति बुद्ध मतावलियों को नहीं सताया, परंतु उनके द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था दोस्तों। इसलिए ऑप्शन ए सही है दोस्तों। बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतार में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसलिए पूर्व मध्य काल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट आना शुरू हो गया। तो दोस्तों केवल और केवल ऑप्शन एक सही है, बाकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए दोस्तों। ध्रुपद के बारे में विचार करना है। ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुआ था। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? ध्रुपद के बारे में, ध्रुपद के संदर्भ में 82 का। ध्रुपद भक्ति एवं आध्यात्मिक संगीत है। ध्रुपद के आलाप मंत्र संस्कृत के श्लोक पर आधारित है दोस्तों। तो 2 और 3 सही है दोस्तों। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति एवं आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों में से लिए गए संस्कृत अक्षर पर आधारित है। 2 और 3 सही है दोस्तों। ऑप्शन बी, ध्रुपद की उत्पत्ति का विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुआ था, ये गलत है दोस्तों। ध्रुपद भक्ति एवं आध्यात्मिक संगीत है दोस्तों। इसके बाद नीचे, मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? सूफी संत दोस्तों किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? सूफी संत जो है, सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं से आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ये तो समझ ही गए होंगे। एक तो होगा दोस्तों, आपको एक तो पता चल ही गया होगा आँख में। सूफी संत के संदर्भ में तीनों कथन सत्य है दोस्तों। ध्यान साधना और स्वास्थ्य नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए दोस्तों। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? लोधी वंश, इब्राहिम लोधी का खत्म और बाबर सत्तारूढ़ हुआ, तो इसमें कौन कौन उस समय थे दोस्तों? बताइए। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में परास्त किया था। जब नानक सिख धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न जगहों पर यात्रा कर रहे थे, उस समय बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की मुलाकात गुरु नानक देव से किसी यात्रा के दौरान हुई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। गुरु नानक जो है उस समय थे
बाबर के समय फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था दोस्तों? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। बताइए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था थे। यह चर्चा प्रत्येक बृहस्पतिवार को अकबर द्वारा उठाए गए धार्मिक मुद्दों पर होती थी दोस्तों। समझ रहे हैं? तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे। सी ऑप्शन। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटक्किल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त है? महत्तर और पटक्किल किसके लिए है प्रयुक्त दोस्तों? बताइए। 86 का बता दीजिए। 86 का 2014 में पूछा है दोस्तों। मध्ययुगीन कालीन में महत्तर और पटक्किल पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होता था दोस्तों। ग्राम और मुखिया के लिए महत्तर और पटक्किल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। मिलान करना है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र चंपक, दुगारा और कुलता। मध्य भारत जम्मू और मालाबार। कौन कहाँ पर लिखा अब कहाँ है? चंपक दोस्तों चंबा, चंपक को चंबा, दुर्गारा को दोस्तों जम्मू, त्रिगर्त को जालंधर, कुलता को कुलू, कुमायूं तथा गढ़वाल जैसे राज्य उत्तर मैदान क्षेत्रों में व्यापक संघर्षों से अछूते रहे। तो दोस्तों इसमें केवल बी वाला सही है। दुर्गारा का जम्मू है दोस्तों। दुर्गारा क्या है? जम्मू है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, वह ज्यादा नहीं है, कुछ ही बच्चा है। चलिए देखिए दोस्तों, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरिद राजवंश स्थापित हुए। बताइए दोस्तों, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ दोस्तों? 88 का बताइए दोस्तों। इस क्षेत्र में तैमूरिद राजवंश के स्थापित हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग 1367 ईस्वी में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में किया गया था दोस्तों। पहले ही कर दिया गया था। ठीक, स्थापत्य कला में मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग बाबर के भारत आने से पूर्व दिल्ली सल्तनत में ही प्रारंभ हो चुका था दोस्तों। इसलिए केवल और केवल ऑप्शन तीसरा सही है। इस क्षेत्र में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। कौन था दोस्तों? बताइए। 89 का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में अवयव एवं बुक्का ने कृष्ण की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर किया था दोस्तों। अब इसलिए अवयव प्रथम। तो इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की? तो अवयव प्रथम ने, और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि उस देवता की है। अगला दोस्तों, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया? सबसे पहले कौन पढ़ा सम्राट अशोक के लिखे? जेम्स प्रिसेंसन ने दोस्तों। जेम्स प्रिसेंसन ने भारत में जेम्स प्रिसेंसन ने पढ़ा था दोस्तों। और 90 का, भारतीय इतिहास में मध्यकालीन में बंजारे सामान्यतः कौन थे दोस्तों? बंजारे भी जल्दी पूछा था ये 2016 में। बंजारे के बारे में पूछा है दोस्तों। भारत में बंजारे लोग ट्रांसपोर्टर का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा घुमंतु थे दोस्तों।
और जो सामान ले जाते थे उनके नमक अनाज जलाओ, ये घुमंतु होते थे दोस्तों। कृषक, योद्धा, बुनकर, व्यापारी, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, व्यापारी बोल सकते हैं। और ये तो बता ही दिए जेम्स पेरिसन। और 92 का आ जाइए दोस्तों। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बोधिमत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतक प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निवारण प्राप्ति में विलंबित करता है। कौन सा सही है दोस्तों, बोधिसत्व 92 का। देखिए दोस्तों, दूसरा और तीसरा सही है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ते हुए करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतक प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निवारण प्राप्ति में विलंब करता है दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय केंद्रीय अधिकरण, हीनयान नहीं, महायान। जो बुद्ध होगा, बोधिसत्व होगा, वो महान होगा ना, तो महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व का शाब्दिक बुद्धत्व की प्राप्ति, और जो बुद्धत्व को प्राप्त करेगा वो महान होगा ना कि हीन होगा। महान दया से प्रेरित बोधिसत्व जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बोधित्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना गया है। किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर बोधिसत्व नहीं कहा जा सकता है कि वह भविष्य में बुद्धत्व को प्राप्त करेगा, बल्कि उसे सचेत रूप से इस मार्ग पर चलते हुए प्रयत्न करना होगा। इसलिए बोधिसत्व शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध के लिए किया गया है, जब उन्होंने बुद्धत्व की स्थिति प्राप्त नहीं की थी। यह शब्द उनके पूर्व जन्मों में उनके लिए किया गया है। इस प्रकार बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बोधिसत्व शब्द केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। अतः तो 92 का बी हो जाएगा दोस्तों। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतक प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निवारण को विलंब करता है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सी बातें समान है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुई, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृति स्मारक है। कौन सा समान है दोस्तों? दोनों में शिलाकृति समान है दोस्तों। ठीक है। प्रथम तथा द्वितीय, देखिए दोस्तों, अजंता बौद्ध गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईस्वी में से 5वीं शताब्दी तक किया गया, जबकि महाबलीपुरम हिंदू मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव नवेशों द्वारा किया गया था। और दोनों स्मारक चट्टानों को काटकर बनाई गई है, इसलिए तीसरा ऑप्शन केवल सही है दोस्तों। मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अवघटा किसे निरूपित करता है दोस्तों? बधुआ मजदूरी, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील, कृषि भूमि में बदली गई भूमि। अवघटा शब्द जो है मध्यकाल में किसके लिए किया जाता था? अभी भी गांव में कहीं कहीं मिल जाता है दोस्तों। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था दोस्तों। पारसी पहिया एक यांत्रिक पानी उठाने का उपकरण है जो आमतौर पर बैलों, भैंसों, ऊँटों जैसे जानवरों द्वारा संचालित किया जाता था दोस्तों। अभी भी कभी कभी मिल जाता है, हमारे घर था ये। खुले कुओं से पानी खींचने के लिए किया जाता था। संस्कृत में इसे अवघट शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में पारसी पहिए के लिए किया जाता था। अवघट को दो शब्द योग है। अव मतलब स्वयं, पहिए का डंडा, और घट का मतलब मटका। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रवण, परिवारजक, अग्रहारिक, मगध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में संदर्भ में इतिवृत्ति राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, याद करना किनका व्यवसाय था दोस्तों? बताइए। 95 का मगध का दोस्तों। मगध तथा सुताज का व्यवसाय था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के समय में इतिवृत्ति राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, याद करना। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध और क्षेत्र। बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है?
और सही सुमेलन करना है दोस्तों। दूसरा को छोड़ के दोस्तों खजुराहो कहाँ है? खजुराहो 96 का दोस्तों। खजुराहो बुंदेलखंड में स्थित है दोस्तों। सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो खजुराहो कहाँ है? बुंदेलखंड में स्थित। जबकि तिरुपति रायलसीमा में स्थित है। तिरुपति कहाँ है? रायलसीमा में स्थित है दोस्तों। तो 2 और 5 तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बस यही दोनों सही है। खजुराहो बुंदेलखंड में, तिरुपति रायलसीमा में, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र से सिद्धर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में दोस्तों बताइए तमिल और इनको दोनों सही है दोस्तों। तमिल क्षेत्र में सिद्धर थे, एक ईश्वर को मानते थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। सिद्धम का मतलब परिष्कृत अद्वैतवादी पंथ है। सिद्धर का तात्पर्य जादू, टोना, रसायन शास्त्र और इसके साथ जादू और अंधविश्वास शक्तियों से है दोस्तों। तो सिद्ध और सिद्धर के स्वादी थे, मतलब समझ गए ना। तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों का विश्वास था कि मौत पर भक्त भगवान शिव के साथ जुड़ जाता है और इस दुनिया में वापस नहीं लौटता, इसलिए वे मृत सभी को दफनाने के बजाय समारोह पूर्वक जला देते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की थी और पुनर्जन्म के विश्वास पर सवाल उठाए थे। लिंगायत ने कुछ प्रथाओं जैसे विधवा पुनर्विवाह, यौवन पश्चात विवाह को प्रोत्साहित किया था। ज्ञान की परंपराओं में जो भी वचन लिखे गए उन्हें कन्नड़ में प्रस्तुत किया गया। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर निहित होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। क्या होगा दोस्तों बताइए? 98 का दोनों सही है दोस्तों। कृष्णदेवराय के शासन में भूमि कर सरकार की राजस्व की प्रमुख स्रोत था। उचित राजस्व के आकलन के लिए संपूर्ण भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। गीली भूमि, सूखी भूमि, बगीचे और जंगल। सरकार ने अन्य कर जैसे चराई कर, सीमा कर, बागवानी कर, विभिन्न उत्पाद पर उद्योग कर भी लगाए थे। पर्शियन राजदूत अब्दुल रजाकिन विजयनगर अदालत के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत में दोनों कथन सही है दोस्तों। कारखाना के निजी स्वामी के लिए औद्योगिक कर देना पड़ता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग हुआ था। क्या होगा दोस्तों? 99 का न तो दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। ICS देखिए दोस्तों 150 बुलंद दरवाजे का निर्माण में अरब के आयाम में सफेद संगमरमर के साथ साथ लाल और पीले बलुआ पत्थर में भी किया गया था। यह यादृच्छ गूगल पुस्तकों से पता चलता है कि खानकाह में भी सफेद पत्थर होते थे, इसलिए कथन गलत हो गया। रूमी दरवाजा, बड़ा इमाम बाग तथा छतर मंजिल इत्यादि स्मारक संरचनात्मक मामले में सुदृढ़ नहीं थे, क्योंकि लखनऊ में अधिकांश स्मारकों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आम सामग्री ईंट और प्लास्टर भी थी। तो ये रहा दोस्तों। अगला 100 का देखिए। सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली की है दोस्तों? बड़ी ठड़ी निहाल चांद द्वारा चित्रित बड़ी ठड़ी निहाल चांद द्वारा चित्रित है दोस्तों। बड़ी ठड़ी का चित्र मारवाड़ के किशनगढ़ शैली की है। किसकी है? किशनगढ़ शैली, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, किशनगढ़ शैली की। 100 का। ऐसा माना जाता है कि बड़ी ठड़ी राजा सावंत सिंह की सौतेली माँ बैकटवाजी जी का एक नौकरानी या दास लड़की थी। उसने साहित्य का अध्ययन किया तथा अनेक प्राकृतिक स्वभाव की कविता की रचना की। उसने कृष्ण पर सुंदर गीत भी बनाए थे। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था? जमींदार दोस्तों अभी मिल जाएंगे कहीं कहीं।
और जागीरदार तो आपको थोड़ा कम पता होगा। जमींदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने का बाध्यता नहीं होती थी। जमींदारों को जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिक वंशानुगत नहीं होते थे। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन 101 का बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन जो है गलत है। ठीक, अब हम बता देते हैं जमींदार और जागीरदार में अंतर। और दोस्तों अब समाप्ति करने वाले हैं हम लोग। हाँ तो देखिए दोस्तों, 101 भारत में उत्तरी क्षेत्र में मनसबदारी प्रणाली को सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय बाबर को जाता है दोस्तों, लेकिन इसे अकबर संस्थागत तौर पर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नागरिक और सैन्य विभाग दोनों क्षेत्रों में लागू किया। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदार का सीधा अर्थ एक रैंक या एक पद से लगाया जाता था। प्रत्येक मनसबदार को उसकी सेवा के बदले कुछ भूमि और जागीर के रूप में प्रदान की जाती थी, जो उसके वेतन के रूप में भी होता था। इस जागीर से मनसबदार सभी प्रकार के कर वसूल करने का अधिकारी होता था, जो कि सम्राट के द्वारा उसे प्रदान किए गए अधिकार को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि उस जागीर से प्राप्त कर की राशि में से मनसबदार के वेतन को काट लिया जाता था और उसके बाद बची हुई शेष राशि को मनसबदार को मुगल खजाने में जमा करना पड़ता था। ये रहा जागीर की व्यवस्था दोस्तों। जागीर के बारे में समझ गए। अब जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनीतिक सामाजिक कुरीति थी, बुराई थी, जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का न होकर किसी और जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। और मुगलों के समय जमींदारों के राजस्व अधिकार तथा जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत नहीं होते थे। जमींदारों के राजस्व अधिकार तथा जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत नहीं होते थे, तो दोनों का वंशानुगत नहीं होता था दोस्तों। लेकिन जागीर जिसको दी जाती थी दोस्तों, वो जो है कर टैक्स सब वसूलता था और जो है राजा को अपने वेतन रखने के बाद पैसा दे देता था। लेकिन जमींदार दोस्तों, वो खेत उसका होता था, वो किसी दूसरे से खेती कराता था, समझ रहे हैं। और वंशानुगत दोनों का नहीं होता था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूल के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। मीर बख्शी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दोस्तों, ये दूसरी बार आ गया दोस्तों। इसमें केवल एक सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रभाव में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था दोस्तों। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत में 12 फारस ईरान क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में हो चुकी थी। भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी हरियाणा का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया, पहला इक्ता था। इसके बाद कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी द्वारा अच्छ सिंध का क्षेत्र इक्ता के रूप में नसरुद्दीन कुबाचा को दिया गया, लेकिन प्रशासनिक रूप से इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। मीर बख्शी मुगल कालीन शासन व्यवस्था में एक बड़ा अधिकारी होता था, जिसके पास दीवान आजीर के समस्त अधिकार होते थे। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को महीने का वेतन मिलता था। तो दोस्तों ये रहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 103 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर, शेख अहमद सब हिंदी में अत्यधिक प्रभावित थे। कौन सही होगा 103 का दोस्तों बताइए। निम्बार्काचार्य दोस्तों भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने द्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया। उनका समय 13वीं शताब्दी माना जाता है, किंतु निम्बार्क संप्रदाय का मानना है कि निम्बार्क का प्रादुर्भाव 316 ईस्वी में आज से लगभग 50,000 पूर्व हुई थी। इसलिए दोस्तों दोनों गलत है। कबीर, शेख अहमद सब हिंदी में से अत्यधिक प्रभावित थे, गलत है। और ये भी गलत है, अकबर के समकालीन नहीं थे दोस्तों। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों
से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। इनमें से कौन सही नहीं है, गलत का कथन छाटना है दोस्तों। जादुई संगीतकार तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर के मुकंद मिश्रा के रूप में हुआ था। वो एक कवि थे। तानसेन ने पहले मेवाड़ के राजा रामचंद्र और फिर बाद में सम्राट के यहाँ एक दरबारी संगीत के रूप में कार्य किया। तानसेन को सम्राट अकबर द्वारा मियाँ का खिताब दिया गया था और उन्हें मियाँ तानसेन के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है दोस्तों। और तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, बिल्कुल। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, बिल्कुल। 105 इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि को ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया दोस्तों? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक ध्यान दिया दोस्तों। 105 का ये था दोस्तों जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपनी चरम सीमा पर थी। स्वयं भी उत्तम चित्रकार और कला का पारखी थे वो। इस समय वे कलाकार के चटक रंग जैसे मोर के गले का नीला और लाल रंग का प्रयोग करना और चित्रों को चित्र आयामी प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया था। जहांगीर ने चित्राधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। जहांगीर के शासनकाल में मशहूर चित्रकार थे मंसूरी, बिसनदास और मनोहर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखी कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक का हो, जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया हो, तो मैं देखते ही बता सकता हूँ कि किसकी कृति है। इतना विद्वान थे दोस्तों। तो सी था दोस्तों जहांगीर। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यूरोपों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभावी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मीरा सिद्धार्थ राज्य का नामित राजस्वदाता। कौन सा ये दोस्तों? 106 का। औरंग एक गोदाम के लिए फारसी शब्द है, यानी एक ऐसी कार्यशाला जहां सामान बेचा जाने से पहले एकत्र किया जाता था दोस्तों। राजकोषी का प्रभावी नहीं होगा दोस्तों, तो ये पहला तो गलत ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? बेनियाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में अक्सर पाया जा सकता है और यह उन व्यापारियों को इंगित करता है जिन्होंने यूरोपीय व्यापारियों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया दोस्तों। तो बेनियान दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? भारतीय एजेंट था, बीच का मेल मिलाप कराता था बातचीत को। मीरा सिद्धार्थ क्या था दोस्तों? ठीक, रूप में काम किया। गुजरात में सराफ, वोहरा और पारे मुख्य बनिया परिवार के थे, जैसे कि ब्रिज वोहरा और कल्याण दास पारे। दक्षिण भारत में तमिल जिले में गांव के निवासी जिन्हें मिरासीदार कहा जाता था, अक्सर ब्राह्मण और अन्य उच्च जातियों से संबंधित होते हैं। उन्होंने पूरे गांव की भूमि पर अपना अधिकार जताया और गांव के मामलों को नियंत्रित किया। उनके अधीन किसानों का एक समूह था जो या तो गांव की जमीन पर खेती करने के लिए अस्थायी अधिकार रखते थे या अन्य गांवों से संबंधित अस्थायी किराएदार थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत सरकार ने मिरासीदरों का जमीन के एकमात्र मालिक के रूप में मान्यता दी थी दोस्तों। इन्हीं को बस छोड़ा था मिरासीदर को। राज्य का नामित राजस्वदाता था ये दो। तो दूसरा और तीसरा सही है। 107 मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम है दोस्तों? आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? सूबा, परगना, सूबा, सरकार। परगना, सरकार, सूबा। कौन होगा दोस्तों 107 का? पहले परगना होगा, फिर सरकार होगा, फिर सूबा होगा। देखिए दोस्तों, परगना क्या है? सरकार का विभाजन परगनों में होता था। परगनों से जुड़े हुए विभिन्न अधिकारी थे। सिकदार शांति व्यवस्था का संरक्षक था तथा भू राजस्व संग्रह से आमिल की सहायता करता था। सरकार प्रांतों का विभाजन सरकारों में होता था दोस्तों, और सरकारों से जुड़े हुए निम्न अधिकारी थे: फौजदार, अमाल गुजार, खजानदार, विक्तिची। और सूबा दोस्तों प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का ही प्रतिरूप था। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख नजीम सूबेदार या सरसूबा होता था। वह सूबे के सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति बादशाह करता था। सूबेदार का कार्यकाल आमतौर पर 3 वर्ष का होता था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़ा ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंध नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तटीय तट पर पहुंचा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 108 का बताइए। चंगेज खान ने मध्य एशिया के ख्वारिज्म अंपायर पर आक्रमण कर दिया। वहां का जो शासक था वह पश्चिम एशिया भाग गया और राजकुमार जलालुद्दीन मंग बर्नी ने सिंधु नदी पार करके इल्तुतमिश से पनाह मांगी, लेकिन उसके इनकार कर दिया। अब चंगेज सिंधु नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा होकर मंगबर्नी के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा और लगभग 1227 में इसी दौरान चंगेज खां की मृत्यु हो गई। मतलब उसने कभी भारत पर आक्रमण किया ही नहीं दोस्तों। तो ये ऑप्शन सही है। इल्तुतमिश ने चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज युवराज की सिंधु नदी तक पहुंचा था। बिल्कुल दोस्तों, केवल ऑप्शन ये सही है। ठीक, अगला दोस्तों, ज्यादा नहीं बचा है, बस कुछ ही है। राजा और राजवंश दोस्तों, कौन सा राजा किस राजवंश? ननकू जय शक्ति नागवट द्वितीय भोज चंदेल परमार गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट। 109 का दोस्तों, 2022 में पूछा है दोस्तों। इसमें दो युग्म सही है दोस्तों। नानकू जो थे दोस्तों 813 से 845 ईस्वी चंदेल संस्थापक राजा थे। नानकू जो थे चंदेल संस्थापक राजा थे, तो ये पहला का सही है दोस्तों। जय शक्ति और विजय शक्ति दोस्तों 1865 से 885 ईस्वी तक वाकपति के पुत्रों जय शक्ति जेजो और विजय शक्ति विजय के चंदेल शक्ति को समेकित किया। महोबा शिलालेख के अनुसार जय शक्ति के नाम पर चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाक्सबुक्ति रखा गया। अतः जय शक्ति भी चंदेल वंश के थे। जय शक्ति चंदेल वंश के थे, इसलिए ये बोल रहा है परमार वंश के थे। दूसरा ऑप्शन गलत दोस्तों। नागवटी द्वितीय को उनके पुत्र राम भद्र ने उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने कुछ समय तक शासन किया और उनके पुत्र मेहर भोज का उनका उत्तराधिकारी बना। नागवट द्वितीय प्रतिहार वंश के थे दोस्तों। नागवट द्वितीय किससे थे? प्रतिहार वंश से, इसलिए गुर्जर प्रतिहार दे रहा है। तो भोज प्रतिहार वंश थे। भोज प्रतिहार में भोज नागवट द्वितीय का पुत्र जिसने 46 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया और प्रतिहारों का सबसे सफल लोकप्रिय शासन साबित हुआ। तो इसलिए दोस्तों तीसरा विषय है नागवट किससे थे? गुर्जर प्रतिहार से। पहला और तीसरा सही हो गया दोस्तों। भोज के बारे में देख लीजिए। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक राजवंशों के सभी सम्राटों के नाम से याद रखने की अपेक्षा भोज दोस्तों राष्ट्रकूट से नहीं थे, तो इसलिए 1 और 3 बस सही है। 2 कथन किसके राज्यकाल में योग विशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? किसके राज्यकाल में योग विशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया दोस्तों? कौन थे? 111 का बताइए। मुगल राजवंश के दौरान अकबर, जहांगीर और दारा सिकोह के आदेश के अनुसार ग्रंथ का कई बार फारसी में अनुवाद किया गया था। इनमें से एक अनुवाद निजाम अल दीन पानीपति ने 16वीं शताब्दी के अंत में किया था। एक बहुत ही सटीक प्रश्न है, इसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है दोस्तों। ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? अकबर द्वारा अनुवाद किया गया था। किसके राज्यकाल में? योगवशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, तो अकबर द्वारा। अब मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किससे संबंधित है दोस्तों? सिक्के से संबंधित। फड़म मद्रास प्रेसिडेंसी जो अब तमिलनाडु का हिस्सा है, ठीक। राज्य को जो अब केरल का हिस्सा है में जारी एक मुद्रा भी है जो गंग राजवंश काल में भी था।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। मुहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया। बताइए दोस्तों 112 का। देखिए दोस्तों, सैयद ने अपनी बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर से अपने वंश का दावा किया। मुस्लिम समाज में उनका विशेष सम्मान था, यहाँ तक कि तैमूर ने भी भारत में अपने आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की। हालांकि उनकी नीति सामान्यतः वध की थी। सैयद एक नुकीली टोपी कुला पहनते थे और दिल्ली सल्तनत के दौरान उन्हें कुला दरन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी कहाँ चले गए यार? 112 का दोस्तों हमको देखना था ना, 112 का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। भारत में पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। देखिए दोस्तों, बी और डी में हम जो है कंफ्यूजन है। इस पहला संभवतः मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ था? इल्तुतमिश के। ये जलालुद्दीन खिलजी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा दोस्तों। हालांकि चंगेज खान सिंधु से लौट गया था, लेकिन बाद में जलालुद्दीन के शासनकाल में पहले मंगोल द्वारा अन्य हमले किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल हमलों ने दिल्ली शहर को घेर लिया था। अतः 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। 2 और 3 सही है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। मुहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग में अस्थायी रूप से हार गए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कुला दारन कहलाता थे? कुला दारन दोस्तों 113 का 2022 में पूछा है दोस्तों। सैयद कुला दारन दोस्तों सैयद कहलाते थे। सैयद कहलाते थे। 114 का दोस्तों, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे दोस्तों? 8वीं शताब्दी में स्थापित राज्य कौन थे दोस्तों? किसी ने नहीं दोस्तों, सब गलत है दोस्तों। होयसल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाला एक शक्ति थी, जिसने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था दोस्तों, होयसल ने। तो समझ रहे हैं, आइए क्या पूछ रहा है? 8वीं शताब्दी, तो ये 10वीं से 14वीं के बीच। गढ़वाल वंश एक मध्यकालीन भारतीय राजवंश था, जिसने 11वीं से 13वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के कुछ हिस्से, विशेष रूप से वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर शासन किया। काकतीय राजवंश एक तुलु राजवंश था, जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच वर्तमान भारत में अधिकांश पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। उसके क्षेत्र में वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। उसकी राजधानी ओरगुल्लूल थी, जिसे अब वारंगल के नाम से भी जाना जाता है। देवगिरी के यादव एक मध्यकालीन भारतीय राजवंश थे। उन्होंने अपने चरम पर उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक दक्कन के पश्चिमी भाग में फैले राज्य पर शासन किया। यादव के शुरू में पश्चिमी चालुक्यों के सामंतों के रूप में शासन किया। 12वीं शताब्दी के मध्य में जैसे ही चालुक्य की शक्ति कम हुई, यादव राजा विल्लभम के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार दोस्तों कोई भी नहीं होगा। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण कराया? कौन था दोस्तों? 115 का। ये थे दोस्तों देवराय प्रथम। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को सबसे बड़े शहरों में से एक बनाने का श्रेय देवराय प्रथम को जाता है। उन्होंने ये महसूस किया कि पीने और सिंचाई दोनों के लिए पानी की आपूर्ति की कमी शाही राजधानी के विकास को रोक रही है। 1410 ईस्वी में उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बैराज
का निर्माण किया और तुंगभद्रा नदी से राजधानी तक दक्कन के पश्चिम भाग से फैले तुंगा नदी से राजधानी तक 24 किलोमीटर लंबी जल सेतु की स्थापना कर दी। अंतिम लास्ट दोस्तों, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सपुर्द कर दिया? दीव को दोस्तों पुर्तगालियों के सपुर्द किसने कर दिया? ये थे दोस्तों बहादुर शाह। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 लोकसभा पेश किया गया। 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ बसीन का संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके द्वारा उन्होंने दीव को पुर्तगालियों के साथ साथ अपने साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों जैसे कि बसवई और आज मुंबई बनाने वाले द्वीपों को सौंप दिया गया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने शाह से दमन प्राप्त किया। ये था दोस्तों मध्यकालीन भारत का 116 प्रश्न जो पूछे गए थे 1995 से 2023 तक। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अब प्राचीन भारत का प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों, उसको भी आज ही लपेटने के चक्कर में है। प्राचीन भारत का भी खत्म किया जाएगा दोस्तों, और 2-4-10 दिन में सब इकोनॉमी बचेगा, पारिस्थितिक तंत्र सब खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।